नमस्कार और हमारी आज की इस खास बातचीत में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जो हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। पूरे दिन अपनी ऊर्जा और ध्यान कैसे बनाए रखें ताकि हम वाकई वो कर सकें जो करना चाहते हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो इसी गुत्थी को सुलझाने के अलग-अलग तरीके बताते हैं और आज हम उन्हीं का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक अकादमिक चर्चा नहीं, ये हम सबकी कहानियां है ना। हाँ, सही कहा। अक्सर होता है ना, सुबह उठते हैं बड़े इरादों के साथ, लगता है आज पहाड़ हिला देंगे, लेकिन शाम होते होते एहसास होता है कि दिन तो बीत गया पर जो सोचा था वो हुआ नहीं। ध्यान इधर उधर भटकता रहा, छोटी छोटी चीजों में उलझे रहे और हाथ लगी तो बस थकान और हल्की सी निराशा। हाँ, वो कुछ खास नहीं कर पाया वाली भावना। और इसीलिए आज हमारा लक्ष्य इन स्रोतों में छिपे उन व्यावहारिक नुस्खों को समझना है जिनसे हम अपना ध्यान बेहतर तरीके से साध सकें, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकें और दिन के आखिर में काम अधूरे रहने के बोझ तले दबने के बजाय एक संतोष की भावना महसूस कर सकें। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। ये सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने या खुद को निचोड़ने के बारे में तो नहीं है जैसा स्रोत इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि स्रोत इसके उलट बात कहते हैं। असली उत्पादकता का मतलब हर पल व्यस्त दिखना नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब सही चीजों पर सही समय पर पूरी ऊर्जा और ध्यान के साथ काम करना है। ये गुणवत्ता का खेल है, मात्रा का नहीं। तो आइए स्रोतों में बताए गए उन कदमों को एक एक करके टटोलते हैं जो इस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। पहला सुझाव जो स्रोतों से उभरता है वो सुबह के शुरुआती पलों से जुड़ा है। कहा गया है सुबह की शुरुआत इरादे से करें, हड़बड़ी या प्रतिक्रिया से नहीं। इसमें एक आम गलती की ओर इशारा किया गया है, उठते ही फोन चेक करना। हाँ, और ये दिखने में छोटी सी आदत हमारे पूरे दिन की दिशा तय कर सकती है। जैसे हम ईमेल, मैसेज या सोशल मीडिया देखते हैं, हम अनजाने में दूसरों की जरूरतों और एजेंडा को अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं। मैं ना? हाँ, ये तो होता है। स्रोत यहाँ एक बहुत शक्तिशाली विचार सामने रखते हैं, स्पष्टता। मतलब ये जानना कि आज आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, ये सिर्फ प्रेरणा या मोटिवेशन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। स्पष्टता, हाँ। इसलिए सुझाव ये है कि सुबह उठकर दुनिया की आवाजों में खोने से पहले बस 5-10 मिनट खुद के साथ बिताएं। शांति से बैठें और सोचें आज वो कौन से सिर्फ 3 सबसे महत्वपूर्ण काम हैं जिन्हें पूरा करके आपको लगेगा कि हाँ, दिन सफल रहा। सिर्फ 3? ये सुनने में आसान लगता है पर शायद मुश्किल हो चुनना। बिल्कुल, लेकिन यही अभ्यास आपको प्राथमिकता तय करना सिखाता है। और फिर उन 3 कामों को कहीं लिख लें, डायरी में, कागज के टुकड़े पर या शायद फोन के नोट्स में ही। अच्छा। ये लिखने का जो एक्ट है ना, वो दिमाग को स्पष्ट संकेत देता है कि भाई ये आज का लक्ष्य है। यहीं से दिन की दिशा तय होती है, दूसरों के शोर से नहीं। ये वाकई गांठ बांधने वाली बात है। अच्छा, सुबह की प्राथमिकताएं तय हो गई, लेकिन फिर उन पर अमल करने के लिए दिन को संभालना भी जरूरी है। यहीं पर स्रोतों में एक और तकनीक का जिक्र आता है, दिन को हिस्सों में बांटना, जिसे अंग्रेजी में टाइम ब्लॉकिंग कहा गया है। कई लोग शिकायत करते हैं ना, समय ही नहीं मिलता। स्रोत कहते हैं समस्या समय की कमी नहीं, उसके बिखराव की है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। टाइम ब्लॉकिंग इसी बिखराव का इलाज है। इसका मूल विचार ये है कि आप अपने काम के घंटों को पहले से ही निश्चित समय खंडों या ब्लॉक्स में बांट दें। ब्लॉक्स में? हाँ, ब्लॉक्स में। और हर ब्लॉक को एक खास काम या काम के समूह के लिए समर्पित कर दें। जैसे आप तय कर सकते हैं कि सुबह 9 से 11 बजे तक आप सिर्फ अपनी सबसे जरूरी रिपोर्ट पर काम करेंगे। मतलब उस समय और कुछ नहीं? हाँ, कोई ईमेल नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कुछ नहीं। फिर शायद 11 से 11:30 का ब्लॉक ईमेल और जरूरी कॉल्स के लिए। फिर लंच, फिर शायद 1 से 3 बजे का ब्लॉक मीटिंग्स या टीम वर्क के लिए। इसका फायदा क्या है? एक तरह से हम अपने कैलेंडर को ज्यादा सख्ती से। हाँ, सख्ती जरूर है, लेकिन ये सख्ती आजादी देती है। स्रोत बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये अनिश्चितता को कम करता है। आपको हर पल ये नहीं सोचना पड़ता कि अब क्या करूं। आपके सामने एक योजना होती है। इससे दिमाग को एक दिशा मिलती है
और जब आप एक ब्लॉक में किसी एक काम पर फोकस करते हैं तो दूसरे कामों की चिंता पीछे छूट जाती है। अच्छा। इससे वो अपराध बोध, वो गिल्ट भी कम होता है कि अरे वो काम तो रह गया, क्योंकि आपको पता है कि उसके लिए भी एक ब्लॉक निर्धारित है। ये दिमागी अव्यवस्था को कम करने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। ये दिलचस्प है। यानी योजना बनाकर काम करने से दिमागी बोझ कम होता है। अब जो तीसरा कदम स्रोतों में उभरा है वो शायद कुछ लोगों को परंपरागत सोच के विपरीत लगे। ब्रेक लेना एक जरूरत है, कमजोरी नहीं। हाँ, हमें तो अक्सर लगता है कि लगातार घंटों बैठे रहना ही मेहनत की निशानी है। और स्रोत इसी में थक को तोड़ते हैं। देखिए, हमारा दिमाग एक मशीन की तरह नहीं है जिसे आप लगातार चला सकते हैं, नहीं। ओके। शोध, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, दिखाते हैं कि औसतन एक इंसान गहन ध्यान मतलब डीप फोकस लगभग 50 से 60 मिनट तक ही प्रभावी ढंग से बनाए रख सकता है। बस इतना? हाँ, बस इतना ही। इसके बाद प्रदर्शन गिरने लगता है, गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए स्रोत जोर देकर कहते हैं कि नियमित ब्रेक लेना आलस नहीं, बल्कि प्रदर्शन बनाए रखने की रणनीति है। तो कैसा ब्रेक, कितना लंबा और क्या करें उस ब्रेक में? फोन चला लें? नहीं, सुझाव यह है कि हर 50-60 मिनट के गहन काम के बाद 10-15 मिनट का सचेत मतलब माइंडफुल ब्रेक लें। माइंडफुल ब्रेक? हाँ, सचेत इसलिए क्योंकि ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप फोन उठाकर सोशल मीडिया देखने लगें, वो तो दिमाग को और थका सकता है। अच्छा। स्रोत सुझाते हैं कि ब्रेक में कुछ ऐसा करें जो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से उस काम से दूर ले जाए। उठकर थोड़ा टहल लें, पानी पिएं, खिड़की से बाहर देखें, कुछ हल्की स्ट्रेचिंग करें या बस आंखें बंद करके कुछ पल शांति से बैठें। ये छोटे छोटे अंतराल आपके दिमाग को रिचार्ज करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक धावक दौड़ के बीच में सांस लेता है। ये कमजोरी नहीं, सहन शक्ति बढ़ाने का तरीका है। ये नजरिया बदलने वाली बात है, वाकई। अब चौथे कदम पर आते हैं, जो आज की डिजिटल दुनिया में शायद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, अपने ध्यान की रक्षा करना। ये नोटिफिकेशंस, ये लगातार आने वाले संदेश, ये तो ध्यान के हत्यारे हैं। बिल्कुल। स्रोत इसे ध्यान अर्थव्यवस्था या अटेंशन इकोनॉमी के दौर की सबसे बड़ी लड़ाई बताते हैं। एक दिलचस्प बात जो सामने आई है वो ये कि हर बार जब आपका ध्यान किसी नोटिफिकेशन या रुकावट से टूटता है तो आपको वापस उसी स्तर के गहरे फोकस पर लौटने में कितना टाइम? औसतन 20 मिनट तक लग सकते हैं। 20 मिनट? अरे बाप रे! हाँ, 20 मिनट। अब सोचिए, अगर दिन में ऐसा 10-15 बार भी होता है तो कितना समय और कितनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद होती है। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमें टेक्नोलॉजी से पूरी तरह कट जाना चाहिए? ये तो मुमकिन नहीं लगता आज के जमाने में। नहीं, पूरी तरह कटना शायद व्यवहारिक ना हो और जरूरी भी नहीं, लेकिन नियंत्रण साधना जरूरी है। स्रोत कुछ ठोस उपाय सुझाते हैं। पहला, जब आप किसी महत्वपूर्ण काम पर फोकस कर रहे हो, जिसे डीप वर्क या गहन कार्य कहा जाता है, तो अपने फोन को साइलेंट मोड, डू नॉट डिस्टर्ब या हो सके तो फ्लाइट मोड पर रखें। सारे गैर जरूरी नोटिफिकेशंस बंद कर दें। दूसरा, ईमेल या मैसेज चेक करने के लिए दिन में कुछ निश्चित समय तय करें, जैसे शायद दोपहर के खाने के बाद और शाम को काम खत्म करने से पहले। बस बार बार नहीं। बार बार चेक करने की आदत छोड़ें। आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, स्रोत कहते हैं, उसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। ये अनुशासन की मांग करता है, पर इसका फायदा निश्चित रूप से बड़ा होगा। चलिए 5वें कदम की बात करते हैं, ऊर्जा का प्रबंधन। ये सिर्फ समय प्रबंधन के बारे में नहीं है ना? आपने बिल्कुल सही समझा। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं। देखिए, प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम का खेल नहीं है। अच्छा? हाँ, असल में टाइम, फिर आपकी एनर्जी और आपका फोकस, इन तीनों का गुणा है, समझ लीजिए। वो है असली नतीजा। आप कितना भी समय लगा लें, अगर आपकी ऊर्जा का स्तर कम है या ध्यान बिखरा हुआ है तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल। थका हुआ शरीर या मन किसी भी योजना को पटरी से उतार सकता है। इसलिए समय के साथ साथ अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करना भी उतना ही जरूरी है। तो ऊर्जा प्रबंधन के लिए स्रोत क्या खास तरीके सुझाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल चीजें? कुछ बुनियादी लेकिन बेहद प्रभावी चीजें हैं। पहला, अपनी नींद को प्राथमिकता दें। स्रोत बताते हैं कि लगातार 6-7 घंटे से कम सोने पर आपकी सोचने समझने की क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति, यहाँ तक कि भावनात्मक स्थिरता पर भी बुरा असर पड़ता है। नींद तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, अपने खान पान पर ध्यान दें। भारी तला भुना खाना खाने के बाद सुस्ती आना स्वाभाविक है ना? हाँ, बिल्कुल। हल्का पौष्टिक भोजन आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है।
तीसरा, नियमित शारीरिक गतिविधि, चाहे वो सुबह की 15 मिनट की तेज चाल हो या शाम का हल्का व्यायाम, आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाती है। ओके। और चौथा, दिन के बीच में छोटी छोटी तकनीकें अपनाएं, जैसे कुछ गहरी सांसें लेना या थोड़ी देर के लिए अपनी जगह से उठकर चलना। ये छोटी चीजें मिलकर बड़ा फर्क लाती हैं। सही है। शरीर और मन जुड़े हुए हैं। अब छोटा कदम थोड़ा कूटनीतिक लगता है, ना कहने का कौशल सीखना। हाँ, ये मुश्किल है। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में, खासकर भारतीय संदर्भ में, ना कहना काफी मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये सांस्कृतिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हम अक्सर दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, उन्हें निराश नहीं करना चाहते। लेकिन स्रोत इस बात को उजागर करते हैं कि हर बार जब आप किसी ऐसे काम या अनुरोध के लिए हाँ कहते हैं जो आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता या आपके जरूरी काम में बाधा डालता है, तो आप अनजाने में अपने लक्ष्यों को ना कह रहे होते हैं। आपका समय और आपकी ऊर्जा सीमित संसाधन है। अगर आप उन्हें दूसरों के हर अनुरोध पर खर्च करते रहेंगे तो आपके अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए क्या बचेगा? बात तो सही है। तो फिर करें क्या? सीधे सीधे मना कर देना तो रूखा लग सकता है। स्रोत यहाँ विनम्रता और स्पष्टता के संतुलन की बात करते हैं। ना कहने का मतलब हमेशा रूखा होना नहीं होता। आप विनम्रता से अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे कोई उदाहरण? उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी आपसे तुरंत मदद मांगता है जब आप किसी जरूरी काम में व्यस्त हैं, तो आप कह सकते हैं, मैं अभी एक डेडलाइन पर काम कर रहा हूं, लेकिन मैं लंच के बाद या कल सुबह आपकी मदद कर सकता हूं। अच्छा, टाल दिया। हाँ। या अगर कोई ऐसा काम है जो आप नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, तो आप कह सकते हैं, मैं इस समय शायद आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शायद राहुल या ये रिपोर्ट आपकी मदद कर सकें। महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सीमाओं का सम्मान करें और उन्हें स्पष्ट रूप से लेकिन सम्मानपूर्वक बताएं। ये वाकई एक जरूरी कौशल है जिसे विकसित करने की जरूरत है। 7वां कदम आत्म सुधार से जुड़ा लगता है। प्रतिदिन 15 मिनट का चिंतन या रिफ्लेक्शन। इसका क्या मतलब है और ये कैसे मदद करता है? इसका मतलब है दिन के अंत में या शायद अगले दिन की शुरुआत में कुछ मिनट निकालकर अपने बीते हुए दिन पर विचार करना। लेकिन ये हिसाब किताब या खुद को कोसने का समय नहीं है। स्रोत इसे आत्म आलोचना के बजाय अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन का अभ्यास बताते हैं। ऑब्जर्वेशन? हाँ, बस खुद से कुछ सवाल पूछें। आज क्या अच्छा हुआ? मैंने अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग कब किया? कौन सी चीजें या आदतें थीं जिन्होंने मेरा ध्यान भटकाया या ऊर्जा कम की? कहाँ पर मैं बेहतर कर सकता था? बस ये। और इसका उद्देश्य क्या है? सिर्फ विश्लेषण करना? उद्देश्य है सीखना और सुधार करना। स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सुधार जागरूकता से आता है, अपराध बोध या गिल्ट से नहीं। ये जरूरी है। जब आप बिना खुद को दोषी ठहराए सिर्फ ये देखते हैं कि क्या काम किया और क्या नहीं, तो आप अगली बार के लिए बेहतर रणनीति बना सकते हैं। ये रोजाना का 15 मिनट का अभ्यास आपको धीरे धीरे अपनी आदतों, अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों के प्रति ज्यादा जागरूक बनाता है। इससे आप लगातार बेहतर हो सकते हैं। ये तो एक तरह का रोज का फीडबैक लूप बनाने जैसा है। अच्छा लगा। हाँ। अगला 8वां कदम मुझे व्यक्तिगत रूप से काफी सकारात्मक लगा। छोटी सफलताओं का जश्न मनाना। हाँ। हम अक्सर बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते हुए छोटी जीतों को भूल जाते हैं, और यही हमारी प्रेरणा को कमजोर कर सकता है। स्रोत बताते हैं कि हमारा दिमाग सकारात्मक प्रतिक्रिया पर फलता फूलता है। जब हम किसी काम को पूरा करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, और उस पर खुशी मनाते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। अच्छा, डोपामाइन? हाँ, जो हमें अच्छा महसूस कराता है और हमें उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए अगर आपने एक मुश्किल काम शुरू किया या 1 घंटे तक बिना ध्यान भटके काम किया या किसी मीटिंग में अपनी बात अच्छे से रखी, ये सब छोटी जीतें हैं। इन्हें पहचानें और स्वीकार करें। जश्न कैसे मनाएं? क्या हर छोटी जीत पर पार्टी करनी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जश्न का मतलब कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा महसूस कराए। आप बस खुद को मन ही मन शाबाशी दे सकते हैं। एक पल रुककर अपनी उपलब्धि पर गर्व महसूस कर सकते हैं। 5 मिनट का ब्रेक लेकर अपनी पसंद की कॉफी पी सकते हैं या शाम को कोई ऐसी गतिविधि कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मुख्य बात है उस उपलब्धि को स्वीकार करना और उसे सकारात्मक भावना से जोड़ना। स्रोत कहते हैं कि ये निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये मेहनत को सजा की तरह नहीं बल्कि एक इनाम की तरह महसूस कराता है। ये मनोविज्ञान का एक दिलचस्प पहलू है।
9वां कदम आज के हमेशा ऑन कल्चर का एक ज़रूरी तोड़ लगता है, एक डिस्कनेक्शन टाइम निर्धारित करना। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है हर दिन एक ऐसा समय तय करना जब आप जानबूझकर सभी स्क्रीन्स, कंप्यूटर, फोन, टैबलेट, टीवी से दूर हो जाएं। अच्छा, स्क्रीन से दूरी। हाँ, हम लगातार सूचनाओं और उत्तेजनाओं की बौछार में रहते हैं, जिससे हमारा दिमाग कभी पूरी तरह शांत नहीं हो पाता। इसे डिजिटल थकान या माइंड ओवरलोड भी कहा जाता है। स्रोत सुझाव देते हैं कि रोजाना, खासकर शाम को सोने से कुछ घंटे पहले, एक ऐसा नो स्क्रीन जोन बनाएं। तो उस स्क्रीन फ्री समय में क्या किया जा सकता है? बोरियत नहीं होगी। शायद शुरुआत में लगे, लेकिन ये आपके दिमाग को आराम देने और रिचार्ज करने के लिए जरूरी है। आप उस समय कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो आपको वास्तविक दुनिया से जोड़े। जैसे किताब पढ़ें, फिजिकल किताब, संगीत सुने, अपने परिवार या दोस्तों से बात करें आमने सामने, टहलने जाएं, प्रकृति में समय बिताएं, कोई हॉबी पर काम करें या बस शांत बैठकर अपने विचारों के साथ रहें। स्रोत बताते हैं कि यही वो समय होता है जब हमारा रचनात्मक मतलब क्रिएटिव दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और हमें नए आइडियाज आते हैं। ये तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद लगता है। और अब आखिरी 10वां कदम, निरंतर सीखना और विकास। इसका सीधा संबंध उत्पादकता से कैसे है? इसका बहुत गहरा संबंध है। स्रोत बताते हैं कि जब हम सीखना बंद कर देते हैं, जब हमें लगता है कि हम एक ही ढर्रे पर चल रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा, तो हम में एक तरह का ठहराव आ जाता है, स्टैग्नेशन। ठहराव। ये ठहराव अक्सर हमें हतोत्साहित यानी डिमोटिवेट करता है और हमारी ऊर्जा को कम करता है। जब आप कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो कोई नया कौशल हो, कोई नई भाषा का शब्द हो, किसी किताब से मिला नया नजरिया हो या अपने काम को करने का कोई बेहतर तरीका हो, तो आप खुद को ताज़ा और जीवंत महसूस करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सीखने की प्रक्रिया खुद में एक ऊर्जा का स्रोत है। बिल्कुल। सीखना सिर्फ ज्ञान बढ़ाना नहीं है, यह आपके दिमाग को सक्रिय और लचीला रखता है। स्रोत इस दर्शन को सामने रखते हैं कि सीखना स्वयं को विकसित करने और प्रासंगिक बनाए रखने का एक तरीका है। और एक व्यक्ति जो लगातार सीख रहा है, विकसित हो रहा है, वो स्वाभाविक रूप से ज्यादा प्रेरित, ज्यादा जिज्ञासु और अंततः ज्यादा उत्पादक होता है। यह आपके काम में नयापन लाता है और आपको बोरियत से बचाता है। तो ये थे वो 10 कदम जो हमारे स्रोतों ने सुझाए हैं। अगर हम इन्हें एक साथ देखें, सुबह इरादे से शुरू करना, समय को ब्लॉक करना, जरूरी ब्रेक लेना, ध्यान को भटकने से बचाना, अपनी ऊर्जा का ख्याल रखना, जरूरत पड़ने पर ना कहना, हाँ, रोज अपने काम पर चिंतन करना, छोटी जीतों को सराहना, स्क्रीन से दूरी बनाना और हमेशा सीखते रहना, ये सब मिलकर एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जो हमें ज्यादा प्रभावी और संतुष्ट बना सकता है। निश्चित रूप से। और स्रोतों का निचोड़ यही है कि आपको ये सब कुछ एक साथ एकदम परफेक्ट तरीके से करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अगर इन 10 में से कुछ कदमों को भी ईमानदारी से और लगातार अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए, तो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। शायद सबसे बड़ा बदलाव यही होगा कि दिन के अंत में आप खुद को हारा हुआ और थका हुआ महसूस करने के बजाय पूरा और संतुष्ट महसूस करेंगे। वो अपराध बोध की जगह शायद एक हल्की सी मुस्कान ले लेगी। और अगर एक केंद्रीय संदेश निकालना हो इन सभी बातों से, तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल से केंद्रीय संदेश ये है कि असली उत्पादकता हर मिनट काम में जुटे रहने का नाम नहीं है। ये स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है। स्मार्ट वर्क। हाँ, ये चुनने के बारे में है कि क्या महत्वपूर्ण है और फिर उस पर अपना सर्वश्रेष्ठ ध्यान और ऊर्जा केंद्रित करने के बारे में है। अंततः ये सिर्फ काम निपटाने के बारे में नहीं, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने के बारे में है, जिसमें काम उसका एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। मतलब गुणवत्ता। हाँ, गुणवत्ता हमेशा मात्रा से ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल सही कहा। और ये याद रखना भी जरूरी है कि हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। कभी कभी ये सोचना कि मुझे इतना सब कुछ करना है, हमें दबाव में डाल देता है। शायद ज्यादा मददगार ये सोचना हो, जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, कि आज मैं सही दिशा में बस एक ठोस कदम बढ़ाऊंगी। वो एक कदम भी प्रगति है। और वही एक कदम जब रोज उठाया जाता है, तो हफ्तों और महीनों में एक बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। तो श्रोताओं के लिए आज की बातचीत के अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। इन 10 तरीकों पर गौर करते हुए खुद से पूछें, वो कौन सा सिर्फ एक छोटा सा बदलाव या कदम है जिसे आप आज या कल से ही आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। शायद वो सुबह उठकर 3 प्राथमिकताएं लिखना हो, या हर घंटे के बाद सिर्फ 5 मिनट का स्क्रीन फ्री ब्रेक लेना हो,
या रात को सोने से आधा घंटा पहले फ़ोन बंद करना हो, वो एक चीज़ क्या हो सकती है जिसके बारे में आपको लगता है कि वो आपकी ऊर्जा, फोकस या संतुष्टि के स्तर पर सबसे ज़्यादा सकारात्मक असर डाल सकती है? इस पर विचार करना शायद इस चर्चा का सबसे व्यवहारिक निचोड़ हो सकता है।